हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज शुरू कर रहे हैं अपन एक नया टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ आई, नेत्र के दोष। और नेत्र के दोष समझने से पहले अपने को नेत्र की सामान्य संरचना समझनी पड़ेगी, तब अपन दोष को समझ पाएंगे। तो पहले समझेंगे अपन नेत्र की संरचना और उसके बाद में समझेंगे अपन दोष। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एज यूजुअल एक आवश्यक बात, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपन टॉपिक को, स्ट्रक्चर ऑफ आई, नेत्र की संरचना। और नेत्र की संरचना में सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि हमारे दो नेत्र हैं, इनका क्या फ़ायदा है। सिवाय इसके कि हम दोनों से देख सकते हैं, इसके अलावा कोई फ़ायदा है क्या? जैसे गाय भैंस के भी दो नेत्र होते हैं, लेकिन उनके दो नेत्र होने में हमारे दो नेत्र होने में क्या डिफरेंस है? तो जानवरों के, प्राइमेट्स के अलावा दूसरे मैमल्स में, प्राइमेट्स का मतलब बंदर, चिंपैंजी, ये हम भी शामिल हैं उनमें, तो नेत्र सामने की तरफ है, फ्रंटल आई हैं, और हम किसी वस्तु को एक साथ दोनों नेत्रों से देखते हैं। जबकि गाय भैंस में ये संभव नहीं है, नेत्र पार्श्व में होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं। तो उनको एक आंख से जो चीज़ दिखती है वो दूसरे से नहीं दिखती। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि विजन फील्ड ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर जैसे इस नेत्र से जो दिखता है वो इतना भाग दिखता है, इस नेत्र से दिखता है इतना भाग दिखता है, तो विजन फील्ड ओवरलैप करता है। जैसे ये कोई वस्तु है, इस एंगल से इस नेत्र के द्वारा देखी जाती है, इस एंगल से इस नेत्र के द्वारा देखी जाती है, और दोनों नेत्र अलग अलग एंगल से देखते हैं। ब्रेन इमेज बनाता है दोनों के मिलाकर, तो जो इमेज बनती है वो 3D बनती है। इसको 3D विजन कहते हैं, 3D दृष्टि कहते हैं, और इसी को बाइनोकुलर विजन भी कहते हैं। तो दो नेत्र होने से केवल इतना फायदा नहीं है कि हम ज़्यादा दूर में देख सकते हैं, बल्कि हम 3D देख सकते हैं। और 3D का मतलब है हमें वस्तु की दूरी का जो ज्ञान होता है, हमें वस्तु की गहराई का, हमें चीज़ों की गहराई का जो ज्ञान होता है या ऊंचाई का जो ज्ञान होता है, वो इस 3D विजन के कारण होता है। और बर्ड्स में भी ये विजन होता है। बर्ड्स का नेत्र हमारे से भी ज़्यादा बढ़िया है। अपन समझेंगे इस बात को भी कि कैसे ज़्यादा पावरफुल है वो। हमारे से भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से देख सकते हैं पक्षी। और पक्षियों में भी क्योंकि सामने होते हैं नेत्र, इसलिए उनको भी दूरी का और ऊंचाई का, गहराई का ज्ञान होता है। इसीलिए वो बिना किसी टकराहट के उड़ भी लेते हैं, घोंसले में भी पहुंच जाते हैं। अपन यदि एक नेत्र बंद करके और सीढ़ी उतरने का प्रयास करेंगे या सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करेंगे या सड़क पर चलने का प्रयास करेंगे, तो टकराने की कहीं संभावना है, पैर ऊंचा नीचा रखने की संभावना है, क्योंकि उसमें 3D विजन नहीं होगा जो दोनों नेत्रों से होता है। अब अपन समझते हैं नेत्र की संरचना को। तो हमारी आई एक बाल की तरह से, गेंद की तरह से, और आंख के रूप में जो हमारे को दिखता है वो लगभग 1/5 पार्ट दिखता है, लगभग 1/5 पार्ट दिखता है, 1/5वां भाग दिखता है। और ये जो सफ़ेद भाग दिखता है ये दृढ़ पटल है, ये स्क्लेरा है, दृढ़ पटल या स्क्लेरा। टॉपिक को विस्तार से पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हम अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं, वरना तो डॉक्टर बनते हैं तब MBBS के कोर्स में आई पढ़ते हैं, फिर वो जब ऑप्थेल्मोलॉजी में PG करते हैं तो 3 साल तक फिर आई को पढ़ते हैं, फिर वो DM करते हैं तो फिर 3 साल तक आई को पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट तो बहुत विस्तृत है, ये छोटी सी आँख है लेकिन पढ़ने के लिए कम नहीं है। लेकिन हम तो आधे घंटे में वो सब चीज़ पढ़ने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है, और हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर सकें। मैं कोई नेत्र विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है वो सारा समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये आई है हमारी, कोई एक, आप अपने मिरर में देख सकते हैं अपनी आँख को। तो ये भाग जो सफ़ेद दिखता है ये दृढ़ पटल है, चारों तरफ गेंद के जैसे एक गोल घेरा हो एक ऐसा। और अपन जानते हैं कि टिश्यूज में पढ़ा अपन ने कि श्वेत तंतु कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, दृढ़ होते हैं वो, और इसकी आकृति को बनाए रखते हैं, इस गेंद की आकृति को बनाए रखते हैं। आई बाल को शेप में रखेंगे, कौन से, कोलेजन तंतुओं का बना हुआ है, और इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब इसका सामने का भाग, अपन जानते हैं नेत्र में गोलाकार भाग है, ये स्क्लेरा का ही भाग है, लेकिन लेंस की प्रेरणा से, इम्पोर्टेंट बात है,
लेंस की प्रेरणा से जिसमें भ्रूणीय काल में हमारा नेत्र विकसित हो रहा था, उसमें लेंस पहले बन गया पीछे, और इस लेंस की प्रेरणा से ये सफ़ेद भाग पारदर्शी हो गया, और ये पारदर्शी भाग थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ भी है, बाकी सतह से ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ये पारदर्शी भाग, और ये रंगीन दिखाई देता है, लेकिन ये रंग कॉर्निया का नहीं है। कॉर्निया तो कांच की तरह से है, ग्लास की तरह से है, और ग्लास के पीछे पर्दा लगा दे तो ग्लास भी रंगीन दिखाई देता है, वो स्थिति है। और रंग अलग अलग तरह के हैं, वो अपन कोरोइड जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये कॉर्निया, और कॉर्निया में भी ब्लड वेसल्स नहीं है। कॉर्निया पारदर्शी है, और ऑक्सीजन की पूर्ति ये विसरण से, बाहर से या अंदर से विसरण से प्राप्त करती है कॉर्निया। और क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, इसलिए ग्राफ्टिंग जब हुई, जब एक से दूसरे में जब अंगों का प्रत्यारोपण हुआ, तो सबसे पहला प्रत्यारोपित अंग कॉर्निया है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होता। तो फर्स्ट ग्राफ्टेड टिश्यू कॉर्निया था, और आज भी कॉर्निया की ग्राफ्टिंग होती है तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कोई झंझट नहीं होता। अब अपन नेत्र की बाकी चीज़ों को देखें। अपन जानते हैं कि दो पलक होती हैं अपनी, ऊपर की पलक, नीचे की पलक, और इसमें बाल भी होते हैं, उनको अपन आई लैशेज कहते हैं। आईलिड्स पलक, आई लैशेज वो बाल। और बालों से हमारे को नेत्र की सुरक्षा इस सेंस में होती है कि जैसे अपन आंधी चल रही होते हैं तो उनको बंद कर लेते हैं, बाल धूल के कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। जानवरों में ये काम ज़्यादा होता है। हमने तो ग्लासेस यूज़ करने शुरू कर दिए, चश्मा लगा लेते हैं, गॉगल्स लगा लेते हैं, लेकिन जानवरों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे ऊंट के अंदर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये अंदर की साइड है, ये नाक की तरफ का भाग, ये नाक है इधर। जैसे मेरी आँख में ये वाला भाग है, ये इस आँख को देखें अपन तो ये वाली आँख है, तो यहाँ अंदर की तरफ एक मांसल पिंड दिखता है, यहाँ पर एक मांसल पिंड सा दिखता है, वो प्लाइका सेमिलुनरिस। जानवरों में एक तीसरी पलक और होती है जो बार बार नेत्र के ऊपर चढ़ती उतरती है, देखा होगा आपने, बहुत सारे जानवरों में होती है। तो तीसरी पलक के रूप में वो चढ़ती है, जलीय जंतुओं में होती है, जैसे मछलियों में होती है, तो वो ऊपर चढ़ जाती है उससे, जिससे पानी में वो देख सकते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निमेशक पटल होती है, लेकिन हमारे में वो वेस्टिजियल हो गई, उसका कोई उपयोग नहीं है। ये कोने में आके इकट्ठी हो गई, यहाँ मांसल पिंड सा दिखता है हमारे को। आप दर्पण में अपनी आँख को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कंफर्म कर सकते हैं साथ साथ में। तो ये प्लाइका सेमिलुनरिस। अब नीचे की पलक, ये नीचे की पलक, इस नीचे की पलक का ये किनारा, नाक की तरफ का किनारा, ये थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है, और ज़्यादा उभरे भाग में एक रंध्र दिखता है, एक छेद दिखता है। दर्पण में आराम से दिखेगा एक छेद, और ये छेद यहाँ से एक नलिका शुरू होती है, यहाँ से एक नलिका शुरू होती है जो नाक में अंदर जाके खुलती है। इसको लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। ये आँख और नाक को जोड़ती है। और जितने भी एक्स्ट्रा टीयर्स होते हैं, आंसुओं का स्राव केवल तभी नहीं होता जब हम रोते हैं खुशी के मारे या दुख में। आंसुओं का स्राव हमेशा होता रहता है, जो नेत्र को नम बनाए रखता है, सूखने से बचाता है। लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा आंसू निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो इस रास्ते से होते हुए, यहाँ से होते हुए नाक में जाते हैं, और नाक में क्योंकि वायु आती जाती रहती है, सांस लेते हैं, तो वो वाष्पीकरण होता रहता है। इस प्रकार एक्स्ट्रा आंसू हमारे को परेशान नहीं करते। तो ये जो रंध्र है, ये तो अश्रु नलिका का रंध्र है, इसको लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं, और ये अश्रु नलिका है। और हमें सबको ज्ञान है, यदि अपन आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप लेट के डालते हैं, आँख में जैसे ड्रॉप डालते हैं, थोड़ी देर बाद में ये ड्रॉप का कुछ भाग नाक में जाता है, नाक से लेटे हुए तो गले में जाता है। और यूजुअली ये चीज़ें कड़वी होती हैं तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, क्योंकि कड़वेपन का एहसास जीभ के आखिरी भाग में होता है। निगलते निगलते भी यदि कोई चीज़ हमारे को कड़वी लगे तो थूक दें, क्योंकि कड़वी चीज़ें यूजुअली, मेडिसिन को छोड़कर कड़वी चीज़ें यूजुअली हमारे लिए हानिकारक होती हैं। वो मेडिसिन हैं जो हम लेते हैं वो। तो ये लैक्रिमल पंक्टम। और किसी कारण से, संक्रमण से या एक्सीडेंट से यदि ये नलिका बंद हो जाए तो एक्स्ट्रा आंसू जो निकलते हैं वो किनारे से गिरेंगे, यहाँ से गिरेंगे, तो उनकी आंख से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। ये एक तरह का विकार हो गया नेत्र का। एक्स्ट्रा आंसू लगातार गिरते रहेंगे और ये बार बार आंख पहुँचनी पड़ेगी, आंख नम रहेगी। ये क्या विकार है? ये
कि ये नलिका है, वो नलिका बंद हो गई, अवरुद्ध हो गई और इसका उपाय करवाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, या तो दवाई से ठीक हो जाए या सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब यदि अपन यूँ साइड में देखें, इसको नेत्र को साइड से देखें, तो ये ऊपर की पलक और नीचे की पलक, और यहाँ पर होती हैं अश्रु ग्रंथियाँ। इस पलक के और नेत्र के गोलक के बीच में अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, वो लगातार आंसुओं का स्राव करती हैं और इन आंसुओं में नम रखती हैं। ये काम तो है ही। एक एंटीबायोटिक की तरह का पदार्थ और होता है जो प्रकृति ने हमारे को दिया है, जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। तो लाइसोजाइम कहते हैं वो बैक्टीरिया के सेल वाल को डाइजेस्ट कर देता है। तो हमारे नेत्र में जो बैक्टीरिया जाते हैं, क्योंकि वायु में है तो बैक्टीरिया जाएंगे, तो उन सबको डाइजेस्ट करने का काम, उनको नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम हमारे लार में भी होता है, नेत्र में भी है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे ब्लड में होता है और ब्लड से ही पहुंचता है यहाँ नेत्र में, और ब्लड से ही पहुंचता है हमारे लार में लाइसोजाइम। तो ये अश्रु ग्रंथियाँ और उनसे निकला हुआ लाइसोजाइम। अब एक चीज़ और, मैंने कहा अभी कि स्क्लेरा के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो आंखें लाल कैसी होती हैं फिर, और जब कोई चीज़ गिर जाती है तो ज़्यादा लाल होती हैं। तो ये स्क्लेरा है, ये काले रंग का जो मैंने बनाया है, मोटा सा दृढ़ आवरण है, काला ही बनाना पड़ा, सफ़ेद बोर्ड है तो काला ही बनाना पड़ा। ये स्क्लेरा है, इसके ऊपर ये लाल रंग की डॉटेड लाइन बनाई है, ये कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, लेकिन ये कंजक्टाइवा भी नहीं होता कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया ऊपर नहीं होता, क्योंकि यदि ये यहाँ होता तो इमेज बनने में, देखने में हमारे को दिक्कत होती, इसलिए इस भाग के अंदर ये कंजक्टाइवा भी नहीं है। तो कंजक्टाइवा यहाँ भी है, पलक के नीचे भाग में भी है, और यहाँ भी है, सफ़ेद भाग में भी है। यहाँ कैपिलरीज भी दिखती हैं हमारे को, और कैपिलरीज में रक्त का प्रवाह तीव्र होता है, कैपिलरीज फूलती हैं, उस समय ये ज़्यादा बड़ी दिखते हैं, नेत्र लाल दिखाई देते हैं। ये कंजक्टाइवा, और इसका संक्रमण कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। अब अपन नेत्र की अंदर की संरचना को देखते हैं। तो सबसे बाहर तो स्क्लेरा, दृढ़ पटल, कोलेजन तंतुओं से बनी हुई, और इसके नीचे कोरोइड, जिसमें रक्तवाहिनियाँ भी हैं और जिसमें वर्णक भी है, पिगमेंट भी है, और ये पिगमेंट ही नेत्र के रंग के रूप में दिखाई देता है। ये जो पारदर्शी कॉर्निया है, इस कॉर्निया के नीचे यहाँ पर ये एक परत और है, ये लाल रंग का जो घेरा बना रखा है, ये कोरोइड का है, और इस कोरोइड में वो रंग पाया जाता है जो हमारी आँख में दिखता है। बाहर से आँख हमारी जैसी दिखती है, कोई कहता है ना इसकी आँख तो भूरी हैं, इसकी काली हैं, इसकी नीली आँखें हैं। ये रंग जो दिखता है हमारे को नेत्र का, वो कोरोइड का रंग है, और रंग को बनाने के लिए जीन्स है, माता पिता से वंशानुगत होता है ये गुण। तो इस कॉर्निया के और लेंस के बीच में एक पर्दा है। तो कोरोइड का ये भाग जो लेंस के बाहर की तरफ है, इसको आइरिस कहते हैं। कौन सा है ये भाग? ये आइरिस। आइरिस का रंग दिखता है हमारे को नेत्र के रंग के रूप में, और इस आइरिस में बीच में एक छेद है। ये छेद प्यूपिल है, तारा है ये प्यूपिल, ये तारा है, प्यूपिल है ये, और इस छेद में से रोशनी जाती है अंदर, बाकी कहीं से भी रोशनी को अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन अपन जानते हैं कि जब एल्बिनिज्म होता है, जिन लोगों के मेलेनिन नहीं बनता, जिन लोगों के वर्णक नहीं बनता, जिनका रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, उनमें यहाँ इस आइरिस में भी रंग नहीं होता, और उनमें इधर से भी लाइट अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती है, और ये आइरिस रोक नहीं पाता, तो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट अंदर जाती है और वो आंखें ठीक से खोल नहीं पाते हैं। एल्बिनिज्म जिनके होता है, जो सूरजमुखी लोग होते हैं उनके। इस आइरिस में दो तरह की पेशियां हैं। एक तरह की पेशियां जो इस प्यूपिल के यहाँ सिरे से यहाँ तक चलती हैं, ये तो रेडियल मसल्स हैं, और एक तरह की पेशियां जो घेरे के रूप में है, ये सर्कुलर मसल्स हैं, और ये दोनों तरह की मसल्स कंट्रोल करती हैं इस प्यूपिल का फैलना सिकुड़ना। जब ये रेडियल मसल्स सिकुड़ती हैं तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है, और जब सर्कुलर मसल्स सिकुड़ती हैं तो प्यूपिल छोटा हो गया। क्यों करती हैं ऐसा? जिससे अंदर जो लाइट जाए वो निश्चित मात्रा में जाए।
हम जब तीव्र प्रकाश में होते हैं तो ये सर्कुलर मसल सिकुड़ कर इस प्यूपिल को, इस तारे को बहुत छोटा कर देती हैं जिससे कम से कम लाइट जाए। और जब हम अंधेरे में होते हैं तो अधिकतम प्रवेश करे प्रकाश जिससे हम देख सकें, उसके लिए ये रेडियल मसल सिकुड़ती हैं। और ये क्रिया स्वतः होती है। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसको आप देख सकते हैं। आप मिरर को सामने पकड़ें अपने और एक बार कमरे के दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाए जहाँ तीव्र प्रकाश है, धूप में नहीं जाए, कमरे के दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाए, वहाँ प्यूपिल को देखें और एक बार अंदर आकर अपने प्यूपिल को देखें। लाइट जली हुई नहीं हो कमरे में और उसमें देखें, दोनों में बहुत फर्क होता है। ये प्यूपिल क्या करता है? आइरिस तो क्या करता है? आइरिस तो पर्दा है जो एक्स्ट्रा लाइट को नहीं जाने देगा। प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल निश्चित मात्रा में ही लाइट जाए उसको कंट्रोल करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कठिन से कठिन प्रश्नों में पूछी जा सकती है, हमारे शरीर की सारी पेशियां, सारी मसल्स, शरीर की सारी मसल्स मेसोडर्म नाम के जनन स्तर से बनती हैं। मेसोडर्म जर्म लेयर से बनती हैं शरीर की सारी पेशियां, लेकिन केवल ये आइरिस की पेशियां, सर्कुलर और रेडियल दोनों, ये एक्टोडर्म से बनती हैं, एक्टोडर्म जनन स्तर से बनती हैं। ये कठिन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ये कोरोइड की बात हो गई। यहाँ कोरोइड क्या करती है? यहाँ तो समझ में आएगी। यहाँ क्या करती है? कोई लाइट प्रवेश करती है, यूँ जाके यहाँ टकराएगी, यहाँ से टकरा के फिर वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, कई बार टकराएगी, कई बार घूमेगी वो। लेकिन जहाँ पहली बार टकराए वहीं पर लाइट समाप्त हो जाए तो ये अवशोषित करती है, एक्स्ट्रा लाइट को कोरोइड अवशोषित करती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकती है। क्या करती है? इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकती है। तो कोरोइड कैसी है? जाल के रूप में है, लूज है, जिसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, जिसमें वर्णक भी है। ये दूसरी परत, अंदर की परत। अब अपन बात करते हैं लेंस की। ये लेंस है उभय उत्तल, दोनों तरफ से उभरा हुआ उभय उत्तल लेंस है और बाहर की सतह ज़्यादा उभरी हुई है, यानी बाहर की सतह ज़्यादा उत्तल है, बाहर की सतह ज़्यादा कॉन्वेक्स है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस है और बाहर की सतह ज़्यादा कॉन्वेक्स है। पहली चीज़, विशेष प्रकार की प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरी चीज़, तीसरा, कैप्सूल में बंद है, कैप्सूल में बंद है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि लेंस मृत भाग नहीं है, लेंस नेत्र का जीवित भाग है, इसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें एक पीला वर्णक होता है और ये भी प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो कहाँ, किससे जुड़ा रहता है ये जुड़ा रहता है इस कोरोइड का, लाल रंग का बना रखा है, ये फूला हुआ भाग है और इस फूले हुए भाग को सिलियरी काय कहते हैं, सिलियरी बॉडी कहते हैं। ये फूला हुआ भाग, ये सिलियरी बॉडी किसका भाग है? ये कोरोइड का भाग है। और इस सिलियरी बॉडी से यहाँ से कई सारी अंगुली की तरह की संरचनाएं निकलती हैं जिनको सिलियरी प्रोसेस कहते हैं, सिलियरी प्रोसेस। तो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी प्रोसेस है और इस सिलियरी बॉडी से ये लेंस जुड़ा हुआ है तंतुओं के द्वारा, जिनको सस्पेंसरी लिगामेंट या जोनुला ऑफ जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोनुला ऑफ जिन या सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये तो साइड से देख रहे हैं तब है, और यदि अपन सामने से देखें तो ये तो लेंस है, मान लो सामने से देखें इसको, स्क्लेरा को और आइरिस को सबको हटा के केवल लेंस को देखें तो ये तो लेंस है। और चारों तरफ ये भाग है इसका कोरोइड का, सिलियरी बॉडी है ये, और यहाँ पर ये तंतु हैं जो इस लेंस को थामे हुए हैं। किससे जोड़ के रखते हैं? ये सिलियरी बॉडी और ये सस्पेंसरी लिगामेंट। अब इस लेंस के आगे की ओर एक कक्ष बन गया
और एक लेंस के पीछे की ओर कक्ष बन गया। नेत्र में अंदर जो जगह है उस जगह को इस लेंस ने दो में बांट दिया, एक आगे का एक पीछे का, एक एंटीरियर चैम्बर एक पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर को कहते हैं तेजो कक्ष, और यहां पर एक जल की तरह का तरल है जिसको एक्वस ह्यूमर या तेजो जल कहते हैं। कहां से आता है ये सिलियरी बॉडी में यहां पर ऐसे अंगुली की तरह की संरचनाएं हैं। सिलियरी बॉडी पर अंगुली की तरह की संरचनाएं हैं जो लगातार स्रावित करती हैं, इस तरल को लगातार बनाती हैं। फिर कहां जाता है ये इस कॉर्निया, ये कॉर्निया है हमारी, यहाँ पर रंध्र होते हैं, इन रंध्रों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है और ये भी नेत्र को नम बनाए रखता है। ये तो हो गया एक्वस चैम्बर का एक्वस ह्यूमर। अब पीछे का कक्ष, इस पीछे के कक्ष को कहते हैं विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर, ये विट्रस चैम्बर काचाभ कक्ष, और इसके अंदर जेली की तरह का एक पदार्थ भरा हुआ है जो कांच की तरह से दिखता है, जेली की तरह का पदार्थ भरा हुआ है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। और ये जन्म से पहले बन जाता है और मृत्यु तक यही रहता है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता। एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर और ये लेंस। अब वापस लेंस पर कंसंट्रेट करते हैं। लेंस इनके द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये जो सिलियरी बॉडी है, जहां ये काला रंग का एक धब्बा यहां बना रखा है, काला रंग का एक धब्बा यहां बना रखा है, तो सिलियरी बॉडी ये है। इस सिलियरी बॉडी में भी मसल हैं जो सर्कुलर मसल हैं, ऐसे मसल्स हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं। और ये मसल जब सिकुड़ेंगी, तो ये तंतु ढीले हो जाएंगे। सिलियरी मसल जब सिकुड़ती हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले हो जाते हैं तो लेंस मोटा हो जाएगा। यहाँ पर इसको अपन ढीला छोड़ दें तो लेंस मोटा हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ऐसा होता है जब हम पास की चीज़ को देख रहे हैं, और जब ये मसल फैली हुई है तो ये तंतु खिंच जाएंगे। ये फैली हुई है तो ये तंतु खिंचेंगे, तो ये तंतु खिंच गए इस तरह से, तो लेंस पतला हो जाएगा। तो अब दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं अपन। तो जिस वस्तु को अपन देख रहे हैं वो लेंस से कितनी दूरी पर है, उसके अनुसार लेंस की फोकस दूरी बदलती है। जब वस्तु पास की देख रहे हैं, जब हम अखबार पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं, तो पास में है वस्तु, तो लेंस मोटा हो गया। किसके कारण? उनको संकुचित होना पड़ा। किसको? सिलियरी मसल्स को संकुचित होना पड़ा, काम करना पड़ा। और जब हम आराम कर रहे हो तो हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं, विचार मग्न होते हैं, तो हमारा नेत्र दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस समय अनुकूलित है, क्योंकि मसल इस समय काम नहीं कर रही, मसल आराम कर रही है, तो फैली हुई है। मसल जब संकुचित होती हैं तो काम करती हैं, जब वो आराम कर रही होती है तो फैली हुई होती हैं। तो लेंस खिंचा हुआ है तो फोकस दूरी उसकी बढ़ी हुई है, दूर की वस्तुओं को देख रहा है वो। ये अपने आप होता है। दूर देखते देखते हम पास देखने लग जाएं, दूर देख रहे हैं पास देखने लग जाएं, तो लेंस की फोकस दूरी तुरंत बदल जाती है। देखी जा रही वस्तु की दूरी के अनुसार लेंस की फोकल लेंथ बदलना, फोकस दूरी बदलना, ये एकोमोडेशन कहलाता है। समायोजन कहलाता है। एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस कैसा है? लेंस लचीला है और पावर ऑफ एकोमोडेशन है इसमें। मैंने बर्ड्स की बात की थी, बर्ड्स का आई सुपीरियर होता है। बर्ड्स में पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारे से कहीं ज़्यादा है। आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, आसमान में उड़ता हुआ बाज नीचे दौड़ते हुए जंगल में दौड़ते हुए चूहे को ऊपर से पहचान जाता है, झपट्टा मारता है, ले जाता है। देखने की क्षमता उनकी ज़्यादा तीव्र है, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी उनका ज़्यादा है।
ये लेंस, सबसे अंदर की परत वो संवेदी परत है, सेंसरी लेयर है, रेटिना, दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल है, नीले रंग का जो घेरा बना रखा है ये दृष्टिपटल है। इसमें ये डॉटेड लाइन है, सिलियरी बॉडी के पास में डॉटेड लाइन है, और यहाँ पर रोड्स और कोन्स नहीं होती, शंकु और शलाका नहीं होती, और ये भाग कहलाता है ओरा सिरेटा, लहरदार भाग है ओरा सिरेटा। तो किसका भाग है ओरा सिरेटा? रेटिना का पार्ट है जहाँ रोड्स और कोन्स नहीं होती। रेटिना में रोड्स और कोन्स होती हैं। रोड वो है जिनका संवेदी भाग रोड की तरह का है, छड़ की तरह का है, जो अंधेरे में देखने में काम आती हैं, रात्रि में देखते हैं उनसे अपन। और रोडोप्सिन पाया जाता है इनमें, रोडोप्सिन, जिसकी बात अपन ने विटामिन ए के इसमें बात की थी। रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं। ये तो रोड्स में है, ये तो रोड्स है, ये छड़ की तरह का भाग है, और छड़ लंबी सी है। दूसरे ये कोन्स हैं, ये शंकु की तरह का भाग है, जिनका संवेदी भाग शंकु की तरह का है, वो कोन्स हैं, और ये छोटे हैं इनसे, रोड्स और कोन्स। तो यहाँ पर रोड्स और कोन्स नहीं है। नेत्र में इस कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस की अक्ष पर, इस अक्ष पर एक सामने का गोलाकार भाग, वो पीत बिंदु कहलाता है, येलो स्पॉट कहलाता है। इसको एरिया सेंट्रलिस कहते हैं। ये गोलाकार भाग है, ये एरिया सेंट्रलिस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोन्स पाए जाते हैं, और कोन्स के द्वारा दिन में देखा जाता है, कोन्स के द्वारा रंगों का ज्ञान होता है, और कोन्स से शार्प इमेज बनती है, तो सबसे अधिक विकसित इस येलो स्पॉट में होते हैं। और यहाँ पर एक गड्ढा और होता है, और गड्ढे को फोविया कहते हैं, अपन जानते हैं गड्ढे को फोविया कहते हैं। तो एरिया सेंट्रलिस में फोविया सेंट्रलिस होता है, गड्ढा होता है, जहाँ पर कोन्स तिरछे और होते हैं। तो सबसे बढ़िया प्रतिबिंब तो यहाँ बनता है, और सबसे बढ़िया में भी सबसे बढ़िया इस फोविया में बनता है। जैसे हमने एक हाथ में सुई, एक हाथ में धागा पकड़ रखा है, तो हम धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों हाथों का, सुई का और धागे का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस एरिया सेंट्रलिस में पीत बिंदु बन रहा है, और सुई के छेद और धागे की नोक का प्रतिबिंब बन रहा है वो इस फोविया में बनता है। एरिया सेंट्रलिस और फोविया सेंट्रलिस। अब अरेंजमेंट को देखते हैं अपन। तो यहां से इसको अपन ने एनलार्ज किया, और इसको एनलार्ज करके अपन ने और ये डायग्राम बनाया। यानी लाइट यहां से आ रही है, लाइट यहां से प्रवेश करती है, और सबसे पहले उसमें वो भाग टकराता है लाइट से जो संवेदी नहीं है। यहां पर ये न्यूरॉन्स हैं, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये बाइपोलर न्यूरॉन है, और ये रोड्स और कोन्स हैं। रोड्स और कोन्स का भी वो भाग है जो संवेदी नहीं है, संवेदी भाग तो दूसरी तरफ है। रेटिना के रोड्स और कोन्स का संवेदी भाग यानी कोन और रोड, ये तो कोरोइड की तरफ है, उस दिशा से विपरीत है जिस दिशा में से लाइट आ रही है। तो लाइट यूं जाती है, फिर यहां से इनका उद्दीपन होता है, समाचार वापस इस दिशा में लौट कर, और नर्व इम्पल्स के रूप में, तो समाचार यहां से लौट कर नर्व इम्पल्स के रूप में इस ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है। यानी प्रकाश के प्रवेश की दिशा और समाचार के लौटने की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। ये यदि जैसे इसको ये मान लें अपन, ये जो कैप है उसको अपन संवेदी भाग मान ले, यूं होता तो सबसे पहले लाइट कहाँ टकराती? सबसे पहले लाइट टकराती इस संवेदी भाग से, और लाइट इतनी ज़्यादा है इस यूनिवर्स में, ये तो इवोल्यूशन में हुआ है सारा काम, इतनी ज़्यादा है कि ये सब खत्म हो चुके होते। लाइट यहाँ से छन कर जितनी जाती है उससे हमारे को वो सब दिखता है, वो इस व्यवस्था के कारण दिखता है। तो क्या कहते हैं रेटिना को? रेटिना को कहते हैं औंधा दृष्टिपटल या इन्वर्टेड रेटिना। यानी प्रकाश के दिशा और समाचार की दिशा एक दूसरे से विपरीत है।
सही कब मानते, औंधा कब नहीं मानते, यहां से टकराता समाचार और यहां से समाचार बाहर निकल जाता है, ऐसे कैसे। तो सबसे बढ़िया इमेज तो बनती है यहां पर फोबिया में या येलो स्पॉट पर, और यहां पर रोड और कोन नहीं होते, यहां तो सब जगह की एक्सोन है, तंत्रिका तंतु एक्सोन कहलाते हैं, सब जगह के एक्सोन यहाँ इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं, यहाँ रोड और कोन होते ही नहीं है, यहाँ इमेज नहीं बनती, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट। तो प्रकाश का अपवर्तन किस किस के द्वारा होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है इस कॉर्निया के द्वारा, फिर इस तरल के द्वारा जो जल की तरह का है एक्वस ह्यूमर के द्वारा, फिर लेंस के द्वारा, फिर इस विट्रस ह्यूमर के द्वारा, और तब जाके ये संवेदी भाग तक पहुंचता है। तो 4 तरह के चीज़ें हैं ये जहाँ पर प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन इस कॉर्निया के द्वारा होता है और लेंस से लगभग 2.5 गुना होता है। कॉर्निया के द्वारा अपवर्तन प्रकाश का लेंस से 2.5 गुना होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तन इसके द्वारा होता है। और कुल मिलाकर कितने भाग हैं अपवर्तन के, ये कॉर्निया है, ये एक्वस ह्यूमर है, लेंस है और ये विट्रस ह्यूमर है, और ये चारों मिलकर नेत्र का फोकसिंग भाग कहलाते हैं। ये फोकस करते हैं यहाँ पर लाइट को, यहाँ पर प्रतिबिंब को, जहाँ प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर किरणों को फोकस करते हैं। तो ये भाग फोकसिंग कहलाता है, ये भाग सेंसरी कहलाता है। नेत्र के 2 भाग हैं, फोकसिंग पार्ट और सेंसरी पार्ट। उस प्रकार ये तीसरी लेयर संवेदी लेयर रेटिना। पलकों पर खास तरह की तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, तैलीय पदार्थों को स्राव करने वाली, जिससे चिकनाई बनी रहे। पलकें कॉर्निया को ढकती हैं और हट जाती हैं, इस काम में सहायता करती हैं ये ग्रंथियां। इनमें एक तो ग्लैंड ऑफ मोल, और ये तो बनती है एपोक्राइन पसीने की ग्रंथियों के रूपांतरण से, और 2 ग्रंथियां म्यूबोमियन और ग्लैंड ऑफ जाइस, ये बनती हैं सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से। सबका स्राव तैलीय होता है। अब इसमें इस ग्रंथि में इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, और फुंसे की तरह की संरचना होती है जिसमें पस भी दिखती है, वो स्थायी है, स्थायी कहलाता है ये 3 प्रकार की ग्रंथियां जो तैलीय पदार्थ का स्राव करती है पलकों पर पाई जाती हैं। इस प्रकार अपन ने हमारे एग्जाम की दृष्टि से आई का स्ट्रक्चर जितना आवश्यक था उतना समझ लिया है। आई की सारी संरचना तो अपन ने पढ़ ली है, ऐसा तो क्लेम नहीं कर सकते अपन, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जितना आवश्यक था उतना पार्ट अपन ने पूरा कर लिया है। और ये पार्ट इतना लंबा हो चुका है कि डिसऑर्डर्स ऑफ आई, नेत्र के विकार के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना ही मैंने ठीक समझा। तो अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ आई। अब चलते चलते आपको एक बात याद दिला दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आई के सेकंड पार्ट में डिसऑर्डर्स ऑफ आई में, तब तक के लिए बाय।